हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एनआईएस क्लास 10th के हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको 8th क्वेश्चन तक सॉल्व करा चुकी हूँ। उस क्लास की वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज हम करने वाले हैं 9th क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर हमें 20 शब्दों में देने हैं। और पहला हमारा क्या क्वेश्चन बन रहा है, इसका का पार्ट जो है ये इसका क्या क्वेश्चन है, निबंध क्या है और वे कितने प्रकार के होते हैं। पहले हमें बताना है निबंध क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। तो निबंध क्या होता है, निबंध मतलब कि अगर हम किसी भी घटना के बारे में हम लिखते हैं, उसको हम अपने शब्दों में लिखते हैं, वो क्या होता है, एक निबंध होता है। वो कोई भी हम घटना को लिखते हैं और उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम अपने शब्दों में लिखते हैं और उसे हमें एक सीमित आकार में लिखना होता है। वो क्या होता है, हमारा निबंध होता है। ठीक है, एक ऐसी रचना जिसका क्या होता है, एक सीमित आकार होता है और जिसको हम कम से कम शब्दों में लिखते हैं। और उसके कितने प्रकार होते हैं, निबंध के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा वर्णनात्मक निबंध और एक होता है विवरणात्मक निबंध, एक होता है भावनात्मक निबंध। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ इन तीनों के अंदर मतलब ये तीनों है क्या। जो हमारा पहला जो है हमारा वर्णनात्मक निबंध, इसके अंदर हमें कैसा निबंध होता है जिसको हमें लिखना होता है। ठीक है, वो निबंध कैसे, वर्णनात्मक का मतलब क्या होता है, जब किसी भी घटना या किसी भी जगह या कहीं हम गए उसका हम किसी भी घटना का वर्णन कर रहे हो, वो हमारा क्या होगा, वर्णनात्मक निबंध, जब हम किसी भी घटना का वर्णन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जो कौन सा हमारा अब है विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंध में क्या होता है, ये निबंध वो होते हैं जब हम किसी भी घटना का हमने उसका अनुभव लिया है और उसको हम कल्पना मतलब उसको सोच के जब हम कोई निबंध लिख रहे होते हैं, किसी भी मतलब घटना या किसी भी जगह का हमने अनुभव ले रखा है, उस घटना को हम कल्पना करके उस घटना के बारे में लिख रहे होते हैं, तो हमारी कौन सा निबंध होता है, हमारा विवरणात्मक निबंध। ठीक है, और भावनात्मक निबंध से तो समझ सकते हो, भावना मतलब हमारी इमोशन, हमारे फीलिंग के साथ जब हम किसी भी घटना या किसी भी बारे में लिख रहे होते हैं, तो वो हमारा कौन सा होता है निबंध, वो होता है हमारा भावनात्मक निबंध। ठीक है, तो तीनों आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से, हमारा विवरणात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध और हमारा भावनात्मक निबंध। इन तीनों के डेफिनेशन मैंने आपको समझा दिया, आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इन नोट्स को आप परचेज कर सकते हो, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसे पढ़ के देख सकते हो। बाकी इसके अंदर जैसे समझाना है वो मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। अब इसका हम 9th का ही हम का देखते हैं, वो क्या है, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। जो हमारा औपचारिक पत्र होता है, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में समझा रखा है कि एक हमारा होता है पत्र कौन से प्रकार, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक पत्र। ठीक है, तो इसमें कौन सा पूछा गया है, औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वो होते हैं जब हम किसी भी बिना निजी संबंध से किसी को पत्र लिख रहे होते हैं, वो हमारे कौन से पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र। जैसे कि हम किसी सरकारी विभाग को पत्र लिख रहे हो, अपने प्रधानाचार्य को लिख रहे हो, संपादक को पत्र लिख रहे हो, तो उनसे हमारा कोई निजी संबंध यानी वो हमारे कोई रिलेटिव या कोई रिश्तेदार तो नहीं है ना, बस हम किसी भी मतलब कि उसको मतलब मदद के लिए, कोई प्रॉब्लम के लिए उनको क्या लिख रहे हैं, उनको पत्र लिख रहे हैं। तो हमारा कौन सा पत्र होगा, वो औपचारिक। जहाँ किसी भी जहाँ हम वो पत्र लिखते हैं जहाँ हमारा उस जगह से हमारा कोई निजी संबंध ना हो, वो पत्र किस किस को लिखे जा सकते हैं, संपादक को, प्रधानाचार्य को और कोई भी सरकारी विभाग को जब हम पत्र लिखते हैं वो हमारे होता है औपचारिक पत्र। और उन पत्रों को हमें मतलब कि आसान से आसान भाषा में लिखना होता है, मतलब सरल भाषा होनी चाहिए उस पत्र की। ज़्यादा हमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आसानी से जो हमारी प्रॉब्लम है उसे अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करके वो पत्र हमें समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, वो हमारे होते हैं औपचारिक पत्र। अब इसका हम 3rd देखते हैं, शतरंज के खिलाड़ी कहानी का उद्देश्य बताना है हमें। ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी का उद्देश्य क्या है, इसका मोटिव क्या है, हमें इस क्वेश्चन में वो बताना है। शतरंज की खिलाड़ी कहानी आपने पढ़ी होगी, इसके अंदर क्या था, 2 पात्र थे, एक मीर और एक मिर्जा। दोनों क्या थे, मतलब बहुत बड़ी बड़ी जमीनों के क्या थे, एक मालिक थे, जागीरदार थे ये लोग। और ये क्या हो चुके थे, ये दोनों विलासी हो चुके थे और उनको शतरंज का मोह लग चुका था। यही पढ़ा था हमने कहानी के अंदर कि वो दोनों क्या था, शतरंज ही खेलते रहते थे पूरा दिन। तो इसका हमें उद्देश्य बताना है कि वो दोनों क्या थे, एक मतलब बुद्धिमान थे। शतरंज कौन खेलता है, शतरंज एक जिसके अंदर ज्यादा बुद्धि होगी, जो इंटेलिजेंट पर्सन होगा वही तो शतरंज खेल सकता है, अपनी मतलब बुद्धि का प्रयोग करके वो जीत सकता है। ठीक है, काफी उसे टफ मतलब कि गेम समझा जाता है। तो जो बुद्धिमान और जो मतलब साहसी लोग होंगे वो लोग शतरंज खेलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे प्रेमचंद्र ने ये कहानी लिखी है, तो वो ये बता रहे हैं इस कहानी के मतलब
इस कहानी से मतलब वो ये समझाना चाह रहे हैं कि जब हमारा देश यानी हमारा देश भारत जब हमारा आज़ाद हो रहा था, तो उस समय काफ़ी ऐसे सारे जागीरदार थे, ऐसे काफ़ी नवाब थे, राजा थे, जो क्या हो चुके थे, विलासी हो चुके थे और किसी न किसी के मोह में वो फंस चुके थे। जैसे शतरंज खिलाड़ी मैंने बताया, मीर और मिर्ज़ा को बताया कि वो शतरंज के मोह में क्या हो गए थे, फंस चुके थे और उन्होंने अपने मतलब कि देश को बचाने के लिए वो जो भावना होती है ना, वो राष्ट्रीयता की भावना, वो उनकी ख़त्म हो चुकी थी। वो क्या हो गए थे, विलासी हो चुके थे। तो इसका उद्देश्य क्या हुआ कि इसका उद्देश्य ये बताना है कि हमें मतलब कि अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत थी उस समय जो मतलब कि बुद्धिमान और शक्तिशाली हों। लेकिन उस समय ऐसे लोग थे जो क्या करते थे, जो अपने ऐशो आराम में डूब के, अपनी विलासिता में डूब के देश को नहीं बचा पाए, उसको देश को नहीं बचा पाए और हमारा देश क्या हो गया, अंग्रेजों का गुलाम बन गया था। ठीक है, ये अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब इसका हम घा पाठ पढ़ते हैं। क्या है वो, नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ में मरे हुए बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया का उदाहरण दिया है। क्यों दिया है ये बताना, जो मरे हुए बच्चे को दबाए हुए बैठी है उस बंदरिया का उदाहरण क्यों दिया है, हमें वो बताना है। आप लेखक के विचार से कहाँ तक सहमत हैं, हमें ये बताना है। ठीक, पहले हम ये समझते हैं जैसे कि क्या था कि जो बंदरिया थी वो एक अपने मरे हुए बच्चे को क्या गोद में से दबा के बैठी हुई है ना। तो उसमें यह बताना है हमें, जैसे कि हाँ, लेखक का ये विचार था कि जो हमारा बीता हुआ कल है, जो हमारा पास्ट है, वो हमेशा अच्छा नहीं हो सकता है और ऐसा भी नहीं कि वो हमेशा बुरा ही हो, क्योंकि कुछ जो हमारे बीते हुए कल की जो बातें हैं, कुछ हमें कड़वी लगती हैं, कुछ काफ़ी सुहावनी सी लगती हैं, काफ़ी अच्छी लगती है ना। तो ऐसे ही है कि हमें जो हमारी बीते हुए कल में जो हमें मतलब मुश्किल, जो हमें मतलब कि अफसोस में और हमें निराशा में डाल दिए, हमें उन्हें छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कौन, लेखक कहना चाह रहे हैं कि हमें उन यादों को छोड़ कर आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि जो हमारा आगे आने वाला फ्यूचर है, मतलब जो हमारा कल है, वो अच्छा ही हो या ख़राब हो, कुछ भी हो सकता है ना, एक ही होगा। अगर अच्छा होगा तो अच्छा होगा, ख़राब होगा तो ख़राब होगा। तो यहाँ पे लेखक ने यही कहा है, क्या कहा है देखो, लेखक का मतलब लेखक महोदय का अभिप्राय है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, जो भी पुराना यानी जो हमारा कल है वो अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। जो भी हमें मतलब कि नया यानी जो हमारा कल आने वाला कल फ्यूचर है, वो सब कुछ खराब नहीं होता है। हमें उन्हें छोड़ के, जो हमारे बीते हुए कल में जो खराब जो बातें हैं, जो भी मतलब कि हमारी यादें हैं, उन्हें छोड़ के क्या करना चाहिए, अपनी नई यादों को संजोना चाहिए, उनमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो वही बोला उन्होंने, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण कर लेते हैं। हितकर यानी जो सही होता है उसे क्या कर लेते हैं, उसे ग्रहण, उसे अपना लेते हैं वो लोग। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा अंधेर नगरी के पाठ से आया है ये हमारा अंधेर नगरी पाठ के संवाद योजना की 3 विशेषता बतानी। संवाद योजना क्या होती है, जो उनकी बातचीत की, जो कम्युनिकेशन की जो विशेषता है वो हमें बतानी है। पहला क्या है, ये कथा गति प्रेरक है। प्रेरक यानी ये हमें इंस्पायर करती है। ठीक है, प्रेरक यानी इंस्पायर करने वाली ये कविता है, मतलब जो नाटक है एक अंधेर नगरी नाटक वो। और ये चरित्रों की विशिष्टताएं को खोलता है। ठीक है, जो विशेषताएं नहीं लिखा यहाँ पे, क्या लिखा है, विशेषताओं लिखा है यहाँ पे। ठीक है, चरित्रों की विशेषताओं खोलता है। जितने भी चरित्र हैं यहाँ पे, जो भी मतलब यहाँ पे एक्टर्स दिखाए गए थे, जैसे कि एक गोबरदास, उनका मतलब उनका गुरु थे, राजा था, मंत्री थे, उन सब की क्या, उनकी विशेषताओं को ये बताता है। ठीक है, ऐसा इसका संवाद है। और क्या है, अभिनेता सर्जित करता है, जो भी इसके मतलब जो इसके पात्र रहे हैं, जो इसके एक्टर रहे हैं, उनकी मतलब को, उनकी खूबियों को भी अच्छे से बताता है। ठीक है, उनको सर्जित करता है। अब है हमारा 10th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है, अब है हमारा 10th क्वेश्चन। इसमें भी हमारे मतलब वो काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं, उनमें से किसका किन्हीं 3 का देना है हमें। अब इसका फर्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, अंधेर नगरी में महंत गोवर्धन दास के चरित्र की 3 विशेषता बतानी है। जो हमारा गोवर्धन दास था उसकी हमें चरित्र की 3 विशेषताएं बतानी है। तो पहला इसकी विशेषता क्या है, ये लोभ प्रवृत्ति था। लोभ प्रवृत्ति यानी लोभ का मतलब क्या होता है, लालच। इसके मन में क्या था, खूब सारा लालच भरा हुआ था। जैसे कि हमने पाठ पढ़ा था उसमें जब हम वो अंधेर नगरी के मतलब गांव में जाता है
तो वहाँ क्या देखता है कि वहाँ पे हर चीज़ क्या टके से टके भाजी ऐसे ऐसे सब लोग बोल रहे थे। तो उसने देखा अरे यहाँ पे सारी चीज़ एक ही रेट की है, एक ही मूल्य है उसका, तो मैं यहीं पे रहता हूँ और मुझे खाने को मिलेगा, है ना। तो क्या है, उसको लालच, उसके मन में क्या आ गया, लालच आ गया कि यहाँ पे महंगी से महंगी चीज़ें भी क्या है, सस्ती हैं, तो मैं यहीं पर रहता हूँ। तो उसके मन में लालच आ गया, ठीक है। तो क्या है, लोभ प्रवृत्ति है, उसके मन में लालच भरा हुआ है, ठीक है। अब इसका हम सेकंड देखते हैं क्या है, वो अविश्वासी है। अविश्वासी कैसे है, जब वो मतलब कि मार्केट यानी जब बाजार में जाता है, जब सारे दुकानदार जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं कि टके से टके भाजी, टके से टके भाजी, तो इसका मतलब ये था कि मतलब कि सारी चीज़ें जो एक ही दाम पे हैं। तो उसको लेकिन वो सुन के भी क्या नहीं होता, उसको विश्वास नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सारी चीज़ों का जो मूल्य है वो एक बराबर हो, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसका मूल्य मतलब एक ही बराबर है हर सामान का। तो उसको क्या नहीं होता, उसको विश्वास नहीं होता। फिर वो क्या जाता है, एक दुकानदार के पास जाता है, जलेबी वाले, उनसे पूछता है क्या ये सच है कि यहाँ पे सारी चीज़ें एक ही बराबर हैं। तो कहते हैं हाँ, यहाँ तो सच है ये बात कि यहाँ पे सारी चीज़ें एक बराबर हैं। तो क्या था, अविश्वासी, उसको अपने मतलब कि जो वो सुन रहा है उस पर भी उसे विश्वास नहीं होता, वो खुद जाके वहाँ पूछ नहीं लेता है। वो सुन रहा है सारे दुकानदार चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, ठीक है, फिर भी वो दुकान पे जाता है। अब तीसरा क्या है हमारा, जीवा लोलुप। जीवा लोलुप का मतलब होता है क्या, वो पेटू है। मतलब पेटू मतलब वो मतलब कि ज़्यादा खाना, बस वो मतलब कोई इंसान क्या होता है, कोई जीने के लिए खाता है, कोई खाने के लिए जीता है। तो वो था, वो मतलब क्या था, वो पेटू था, वो खाने के लिए जीता था, सिर्फ उसको क्या चाहिए, खाना चाहिए, जहाँ अच्छा खाना होगा वो वहीं पे चल बरसता था। तो ऐसे ही यहाँ पे जब वो अंधेरी नगरी में आया था, तो वहाँ पे मतलब जब उसके गुरुजी बोलते हैं कि नहीं, यहाँ ये जगह अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज़ का मूल्य उसके गुण के हिसाब से नहीं है, उसका मूल्य एक ही जैसा है, तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वो मन में सोचता है नहीं, यहाँ पे तो सब चीज़ एक ही बराबर है, मेरे को खाने को आराम से मिल जाएगा, तो मैं यही रहता हूँ। तो ठीक है, इससे उसकी लालच भी दिखता है और उसका पेटू जो है वो पेटूता भी दिखते हैं कि मतलब क्या है, उसको मतलब खाना चाहिए, सिर्फ वो खाना ही खाना है उसके मन में। तो एक तो 3 हो गई उसकी क्या, एक वो मतलब कि लालची था, अविश्वासी था, उसको विश्वास नहीं था किसी पे जल्दी, और वो क्या था, वो पेटू इंसान था। सिर्फ वो क्या रहता था, वो हमेशा खाने की खोज में रहता था कि कहीं से उसे खाना मिल जाए अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया, और बिना मेहनत करे, बिना परिश्रम करे, ऐसा। ठीक है, अब इसका घ पार्ट का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से निकली 16 दिन के अभियान में कल्पना चावला ने क्या क्या मुख्य प्रयोग करे। जो कल्पना चावला थी, उन्होंने 16 दिन जब अंतरिक्ष में रही, उन्होंने क्या क्या प्रयोग करे थे। उस अभियान के दौरान उन्होंने 80 प्रयोग करे थे। वो प्रयोग कौन कौन से थे, कौन कौन से थे वो, जिनमें मानव शरीर, कैंसर कोशिकाओं की परीक्षा और कीट पतंगों पर भारहीनता संबंधी प्रयोग शामिल थे। ये आपका एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको मतलब कि इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कि उन्होंने जो कल्पना चावला जब वो अंतरिक्ष में गई, उन्होंने 16 दिन के अभियान में कितने मतलब कि प्रयोग करे, उन्होंने 80 प्रयोग करे, और कौन से करे, तो यहाँ पे लिखा है उन्होंने मतलब मानव शरीर के बारे में, कैंसर कोशिकाओं के बारे में, कीटनाशकों के बारे में, इन सब के बारे में उन्होंने मतलब प्रयोग करे थे। ये सारे 80 में से कुछ कुछ के नाम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप एक बार अच्छे से देख लेना अपनी बुक में से भी, और आप इसमें से ही पढ़ सकते हो, ठीक है। अब इसका गा देखते हैं। अखबार के विभिन्न अंगों के नाम का उल्लेख कीजिए। जो अखबार होता है हमारा, उसके मतलब कि विभिन्न अंग कौन कौन से हैं वो बताना है। तो अखबार के विभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं, वो समाचार, संपादकीय, फीचर, फोटो, कार्टून, ग्राफिक विज्ञान, ये सब होता है हमारे मतलब अखबार जब हम देखते हैं तो उसके अंदर फोटो होता है, संपादक की जो घटना है उस घटना के बारे में बताया जाता है, उसमें फीचर मतलब कि कम से कम अपनी कल्पना के हिसाब से उस किसी घटना को लिखा गया होता है। उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को मनोरंजन करना और लोगों तक सूचना पहुंचाना। उसमें कार्टून बने हुए होते हैं, अखबार आपने देखा उसमें कार्टून्स होते हैं, फोटो होती है, ग्राफिक होता है, एडवर्टाइजमेंट होते हैं, विज्ञापन होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या होंगे, अखबार के विभिन्न अंग हैं ये, ठीक है। अब इसका घा देखते हैं। कैप्शन का संबंध किससे है, पाठक के नाम पर कैप्शन का क्या प्रभाव पड़ता है, पाठक के मन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें बताना है। कैप्शन बताया था मैंने, हमारे 1 मार्क्स तक तो पहले ऊपर आया था। तो क्या कैप्शन क्या होता है, जब किसी भी फोटो के ऊपर या नीचे कोई मतलब कि नीचे कोई लाइन या सूचना दी गई होती है, वो क्या होता है हमारा अखबार की भाषा में उसे क्या कहते हैं, हम कैप्शन कहते हैं। जैसे आजकल भी हम जब कभी भी बच्चे क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे फोटो अपलोड करते हैं, तो उसके नीचे कैप्शन लिखना कभी भी नहीं भूलते हैं वो। तो वही क्या है, वो सूचना देते हैं उस फोटो के बारे में। तो वही जब फोटो के ऊपर
कोई ऊपर या नीचे कोई सूचना दी गई हो, उसी को कैप्शन कहते हैं। उस पर मतलब कि जो पढ़ रहा होता है, जो पाठक होता है वो पढ़ता है तो उसकी जिज्ञासा जो हो जाती है वो शांत हो जाती है, तो वो उसका प्रभाव है कैप्शन का। ठीक है, अब हमारा क्या है 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन क्या है हमारा काव्यांश है। इसको हमें पढ़ना होगा, जो हमारा पूरा काव्यांश है, फिर इससे जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हमें मतलब कि सॉल्व करने होंगे, उसके आंसर देने होंगे। तो ठीक है, हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा काव्यांश लिखा है उसको हम पढ़ते हैं, उसको और अच्छे से समझते हैं क्या कह रहा है और ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है। जो निकलकर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी। जी में लगी यानी मन में लगी। कौन? बूंद। यहाँ पे बूंद की बात हो रही है ना। जो निकलकर बादलों की गोद से अभी एक बूंद आगे बढ़ी, यहाँ पे बूंद की बात हो रही है। ठीक है, और अपने मन में क्या सोचने लगी? आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी, क्यों मैं घर छोड़कर यहाँ से आगे बढ़ी। वो ये मन में ये सोच रही है। कौन? एक बूंद सोच रही है। अब आगे क्या सोच रही है? देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बनूंगी या मिलूंगी धूल में, गिर पड़ूंगी क्यों अंगारों पर किसी, या गिरूंगी मैं कमल के फूल में। ये सारी बातें कौन कह रहा है? जब एक बादल में जब बूंदें बरसती हैं तो उस बूंदों में से बहुत सारी बूंदें होती हैं, उसमें से एक ऐसी बूंद है जो ये सब सोच रही है कि अब मेरा क्या होगा, मैं बादलों से निकल के मतलब मैं अपना घर छोड़ के तो आ गई हूँ, अब मैं कहाँ जाके गिरूंगी, मैं मर जाऊंगी या मैं धूल में मिल जाऊंगी, मेरा क्या होगा। ये सब किससे? अपने देव से कह रही। देव यानी ईश्वर से ये पूछ रही है कि मैं गिरूंगी अंगारों पर, मतलब आग पर गिरने से क्या होगा, वो तो जल जाएगी बूंद, और या मिलूंगी गिरूंगी किसी कमल के फूल पे। कमल के पत्तों पे हमने देखा होगा काफी बूंद पड़ी होती है, तो या फिर मैं उस पे गिरूंगी। ठीक है, इसकी आगे की लाइन क्या है? आगे की लाइन यहां से है, बह गई उस काल कुछ ऐसी हवा, वह समंदर और आई अनमनी। मतलब उस समय एक ऐसी जब वो बूंद गिर रही थी तो एक इतनी तेज आंधी सी आई तो वो कहाँ चली गई? समंदर की ओर चली गई। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला। अब समंदर में आपने देखा होगा जो काफ़ी सारे सीप रखे होते हैं जिसके अंदर से मोती निकलते हैं, तो उस सीप का मुंह खुला हुआ था, वो उसमें वह उसी में जाकर गिर गई और क्या बन गई? वो मोती बन गई। ठीक है, तो जो बारिश का पानी होता है जब वो बूंद बूंद गिरती है, जो समंदर में जा गिरती है, जब सीप में वो गिर जाती है ना, तो उस सीप जो हमारा बारिश का पानी तो वही क्या बन जाता है? मोती बन जाता है। तो वही एक समुद्र क्या गिर गई? एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जाकर गिरी मोती बनी। उसमें जाके गिर गई और क्या बन गई? वो मोती बन गई। अब इसी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कवि ने कविता में किसके बारे में वर्णन किया है? तो हमें इसे पढ़ने से साफ पता चलिए किसके बारे में वर्णन किया है। एक बूंद का वर्णन करा है। ठीक है, एक बूंद का वर्णन करा है। अब दूसरा क्या है? बूंद के मन में क्या पछतावा था? उसके मन में ये पछतावा हो रहा था ना कि मेरा क्या होगा, मैं क्यों अपना घर छोड़कर आ गई, घर यानी क्यों मैं बादलों को छोड़कर मैं बरस रही हूँ, ये सब उसकी क्या मत था? मन में पछतावा हो रहा था। ठीक है, बूंद के मन में ये पछतावा है कि मैं अपना घर छोड़कर क्यों जा रही है, घर छोड़कर यानी बादलों को छोड़कर क्यों जा रही है। अब थर्ड है, अंगारों पर गिरने से उसकी क्या दशा होती? मतलब अगर वो अंगारों पे गिर जाती तो उसकी क्या दशा होती है ना। तो जब वो वहाँ पे बताया था, कहती है कि क्या मैं गिरूंगी अंगारों पर या गिरूंगी कमल के फूल पर। अगर वो अंगारों पर गिरेगी तो क्या हो जाएगी? वो जल जाएगी, है ना। वो क्या हो जाएगी? जल जाएगी। अनेक आशंकाओं के बीच उसकी क्या स्थिति हुई? उसने इतनी सारी आशंकाएं, कितना सब कुछ तूने सोचा कि मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं मिल जाऊंगी, मिट्टी में मिल जाऊंगी, अंगारों पे गिर जाऊंगी, कमल के फूल पे गिर जाऊंगी। लेकिन क्या हुआ उस समय एक ऐसी हवा चली, वो कहाँ चली गई? समंदर के पास, और एक सीप का था मुंह खुला, उसमें जाके गिर गई और वो क्या बन गई? एक सुंदर सा मोती का रूप ले लिया उसने। ठीक है, मोती शब्द का तत्सम शब्द बताना है, तो मोती शब्द का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है मौक्तिक। ठीक है, तो ये हमारा 11वां क्वेश्चन जो था, आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा। ये आपठित काव्यांश होता है, उससे अगर आप एक लाइन को अच्छे से पढ़ के और समझोगे ना, तो जो उसके हमारे जो भी प्रश्न होते हैं वो आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हो। ठीक है, आप इसके जो है हमारा 12th जो है प्रश्न, वो भी हमारा आपठित गद्यांश है, तो उसको भी हमें पढ़ना है, फिर हमें देन आंसर देने हैं। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। क्या है हमारा ये? रामकृष्ण परमहंस कुछ समय के लिए जीना चाहते थे, केवल ठीक आदमी को
संदेश देने भर के लिए। कब तक के लिए जीना चाहते थे? जब तक वो एक जने को, मतलब ठीक इंसान को संदेश ना दे दे। उन्होंने अनुभव किया कि यदि कोई इच्छा बाकी ना रही और कोई गति भी नहीं तो शरीर एकदम गिर जाएगा। अगर हमारी इच्छा समाप्त हो जाए, हमारी कोई भी मतलब कि गति नहीं रहेगी, तो फिर क्या हो जाएगा? हमारा शरीर गिर जाएगा, यानी हम मर जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक इच्छा को पैदा किया। इसलिए उन्होंने क्या करा? उन्होंने जबरदस्ती अपने अंदर एक इच्छा को क्या करा? जागरूक, यानी उसको जगाया कि मुझे जीना है। और वो इच्छा क्या थी? एक मतलब कि ठीक आदमी को संदेश देने की इच्छा थी। ठीक है, अब इसके आगे की लाइन पढ़ते हैं। क्या है? उन्होंने लगातार प्रयत्न किया कि कम से कम एक इच्छा तो बाकी रहे, जब तक कि वह संदेश ठीक व्यक्ति को नहीं दे देते। वह बुद्ध के लिए घटित नहीं हुआ, यह महावीर के लिए भी नहीं हुआ, फिर यह रामकृष्ण को ही क्यों हुआ? बुद्ध के समय में व्यक्ति को खोजना कोई मुश्किल काम नहीं था। उस समय में क्या था? लोगों को खोजना मुश्किल नहीं था। जब महावीर और बुद्ध थे तो उस समय में लोगों को खोजना एक मुश्किल काम नहीं था। लेकिन जब इतने लोग वहाँ पे क्या थे? इतने लोग मतलब कि उपलब्ध थे कि किसी को भी क्षण, किसी भी क्षण यानी किसी भी टाइम किसी को भी संदेश दिया जा सकता था। परंतु रामकृष्ण के लिए वह बहुत ही असंभव बात थी कि व्यक्ति को खोजा जा सके। इसलिए रामकृष्ण अकेले आदमी है मनुष्य जाति के पूरे इतिहास में जिन्होंने क्या करा था? जबरन जीने की कोशिश की थी। जबरन यानी जबरदस्ती जीने की कोशिश करी थी। किन्होंने? रामकृष्ण ने। महावीर और बोध के समय में मतलब काफ़ी सारे लोग थे, तो वो किसी को भी संदेश दे सकते थे, लेकिन रामकृष्ण को एक किसी ऐसे व्यक्ति जो ठीक हो, जो आगे संदेश दे सके, उनको खोजना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। ठीक है, उनको कोशिश मतलब कि जबरन जीने की कोशिश की ताकि वो ठीक व्यक्ति तक क्या दे सके? व्यक्ति को पा सकें। और विवेकानंद उनके पास पहली बार आए। फिर उन्हें कौन मिला? विवेकानंद उनको उनके पास पहली बार आए। फिर क्या हुआ देखते हैं हम। वो उनके पास कौन है? विवेकानंद के पहली बार आए। कहाँ थे तुम? ये कौन कह रहा है? ये रामकृष्ण कह रहे हैं। कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और जब विवेकानंद को समाधि की पहली झलक मिली तो रामकृष्ण ने उन्हें रोक दिया। ठीक है, रामकृष्ण ने कहा कि अब और नहीं, क्योंकि फिर तुम्हें भी वही मुसीबत होगी जो मुझे हुई है, इसलिए यहीं तक रहो, इससे आगे मत जाओ। ये सब किसने कहा? विवेकानंद को रामकृष्ण ने कहा कि जब उन्होंने समाधि को पहली बार देखा तो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन रामकृष्ण ने उन्हें रोक दिया। कहा नहीं, इससे आगे मत जाओ, वरना जो कठिनाई, जो मुश्किल मेरे साथ हुई है वही तुम्हारे साथ होगी। ठीक है, इसका अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। जो प्रश्न पूछे गए हैं वो क्या है, वो जो आंसर होंगे वो भी हमें उसी में से लिखने होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? रामकृष्ण कैसी इच्छा जागृत करने का प्रयत्न कर रहे थे? वो कौन सी इच्छा जागृत कर रहे थे? वो ये इच्छा जागृत कर रहे थे कि उन्हें एक ऐसा इंसान मिले जिस तक वो संदेश पहुंचा सके, एक ठीक इंसान मिले। ठीक है, ऐसी इच्छा पैदा कर रहे थे कि वे उन्हें ठीक व्यक्ति में उसे संदेश पहुंचा सके। ठीक है, इजी सा एकदम प्रश्न है। रामकृष्ण के लिए असंभव बात क्या थी? असंभव बात यही थी वो किसी ठीक व्यक्ति को खोज सके या ढूंढ सके। ठीक है, रामकृष्ण के लिए असंभव बात यह थी कि व्यक्ति को खोजा जा सके, किसी व्यक्ति को खोजा जा सके। रामकृष्ण ने जबरन जीने की कोशिश क्यों की थी? जबरन यानी जबरदस्ती जीने की कोशिश क्यों की थी? सबका मतलब एक आंसर जो है सिमिलर है कि मतलब वो किसी को संदेश देना चाहते थे, किसी ठीक व्यक्ति को। ठीक है, रामकृष्ण ने जबरन जीने की कोशिश इसलिए की थी ताकि वह ठीक व्यक्ति तक संदेश पहुंचा सकें। अब इसका हमारा फोर्थ है, ये हमारा रामकृष्ण विवेकानंद की प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे? विवेकानंद की प्रतीक्षा वो इसलिए कर रहे ताकि उन्हें क्या दे सके? संदेश दे सके। ठीक है, इसलिए कर रहे ताकि उन्हें क्या दे सके? संदेश दे सके। रामकृष्ण ने विवेकानंद को कब रोका? रामकृष्ण जब हम एंड की जो लाइन थी उसकी, उसमें उन्होंने जब रोका था जब उन्होंने उस समाधि को देखा वो आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने उसे रोक दिया। रामकृष्ण ने कहा कि तुम अब आगे मत बढ़ो, जो परेशानी हो, जो मुश्किल का सामना मैंने करा है वही तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, एकदम आसान से एकदम प्रश्न था, इसका उत्तर हमने उसको अच्छे से पढ़ा तो हम समझ गए कि हाँ ये इसका आंसर होगा। ठीक है,
अब इसका हम 13 देखते हैं। 13 जो है, अब यहाँ से हमारा क्या पार्ट स्टार्ट होता है, अब यहाँ से हमारा ग्रामर पार्ट, जो पूरा ग्रामर होती है, संधि और समास वगैरह, शुद्ध कीजिए, ये सब क्या है, हमारा ग्रामर पार्ट है। अब वो स्टार्ट हो रहा है, तो उसको देखते हैं हम। जो हमारा पहला क्या पूछा गया है, संधि विच्छेद कीजिए, मरण सरण सदुपयोग। ठीक है, 2 का करना है हमें। मरण सरण का क्या है, मरण प्लस आसनन। ठीक है, अब क्या है, सदु उपयोग, सदु मतलब सत उपयोग, ये हो गया। कोई सा भी आपका वर्ड आ सकता है, इतने मुश्किल वर्ड नहीं आएंगे आपके जो संधि विच्छेद करेगा, क्योंकि 10th क्लास की है ये। 10th क्लास में संधि को मतलब शुरू किया जाता है, सीखा जाता है, तो इजी से वर्ड आएंगे। आप उसका मतलब कि आपको बस क्या करना है, उसको तोड़ना है। ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना, उस तरीके से आपको उसको तोड़ना होगा। संधि करना काफ़ी आसान हो जाता है। अब देखते हैं हमारा क्या है, अभी हमारा समास है, तो क्या है, किसका हमें करना है, सुख दुख और चारपाई। तो इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है, तो इसके अंदर हमने समास को मतलब कि विग्रह तोड़ा नहीं है, डायरेक्ट क्या कर दिया, उसको समास का नाम लिख दिया है। तो आपको पहले वाली वीडियो में जब मैंने समझाया था, द्वंद्व समास कहाँ लगता है, जब किसी के बीच में और या और या का प्रयोग हो, तो वहां पे क्या लगता है, हमारा द्वंद्व समास लगता है। सुख और दुख और आया इस बीच में, है ना, रात और दिन, तो ये क्या होगा, माता और पिता। यहाँ पे हमारा कौन सा समास लगेगा, हमेशा द्वंद्व समास लगेगा। चारपाई क्या है, 4 पायों वाली पाई, तो वहाँ पे 4, यहाँ पे इसकी विशेषता बता रहे हैं। जब किसी भी चीज़ की विशेषता को बताया जा रहा होता है, वहाँ पे हमारा बहुव्रीहि समास लगता है। ठीक है, अब ये हमारा थर्ड क्या है, उपसर्ग करना है। उपसर्ग से 2 शब्द बनाने हैं। ठीक है, पहला हमारा उपकरण है और उपयोग है। इसका उपसर्ग मतलब क्या बनेगा, उप से बनाना है हमें। ठीक है, तो हमने क्या बनाया, उप प्लस करण, तो क्या बन गया हमारा उपकरण। और फिर उप से क्या बनाना है, उपयोग। तो कोई से भी जो उप से, इससे हमें क्या बनाना था, हमें उपसर्ग कहाँ लगता है, हमारा आगे लगता है, और प्रत्यय हमेशा हमारा पीछे लगता है। ठीक है, तो उप से बनाया हमने उपकरण और उप से बनाया हमने उपयोग। ठीक है, 2 शब्द बना लिए। अब है हमारा थर्ड क्या है, विपरीत अर्थ शब्द लिखना है। जैसे विपरीत अर्थ मतलब यहाँ पे लिखा है कठोर और उपेक्षा, तो विपरीत यानी उससे मतलब कि एकदम अपोजिट। तो कठोर का हमें समझ सकते हैं, कठोर यानी जो कठोर है उसका क्या होगा, मुलायम हो सकता है ना, कठोर का मुलायम। और उपेक्षा का क्या होगा, अपेक्षा। तो इसका आंसर देखते हैं हम, यही है इसका आंसर। देखो यहाँ पे लिखा है कठोर का लिखा है यहाँ पे कोमल और मृदुल, और उपेक्षा का लिखा है अपेक्षा। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब इसका 5th क्या है, 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, समुद्र या नदी का। ठीक है, पर्यायवाची शब्द लिखना है हमें किसका, समुद्र और नदी का। तो कोई आपका ज़रूरी नहीं है एग्जाम में कि आपके यही 2 वर्ड आए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर। ग्रामर पार्ट एक ऐसा पार्ट है जो आपका हमेशा बदल सकता है। इस जगह पे कुछ भी आ सकता है, सूर्य आ सकता है, जल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो बस ये आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ग्रामर की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, संधि की, वे समास की और उपसर्ग वगैरह प्रत्यय की, तो आप उतने ही आसानी से इसको कर सकते हैं। तो समुद्र का क्या होगा, उदधि, जल्दी, वरिधि, पारवार, कोई सा भी आप एक वर्ड लिख सकते हो। अगर ये भी आता है बाय चांस तो आप इसको देख सकते हो, पर्यायवाची शब्द। नदी का क्या होता है हमारा, सरिता, तटनी, वहनी, तरंगी, कोई भी आप लिख सकते हो एक भी। ठीक है, अब हमारा है 6th क्या है, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है। ठीक है, एक शब्द का हमें प्रयोग करना है, एक शब्द लिखना है। तो आगे क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा है एक शब्द लिखना है, जिस मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पैदावार होती है। ऐसी मिट्टी, प्रचुर यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, उत्पादन होता है, वो मिट्टी को हम क्या कहते हैं, उपजाऊ मिट्टी। जो मिट्टी मतलब उपजाऊ होगी, वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा जो भी मतलब कि हमारी फसल होगी वो क्या होगी, प्रचुर, जो पैदावार होगी वो काफ़ी अधिक मात्रा में होगी। ऐसी मिट्टी को क्या कहते हैं, उपजाऊ मिट्टी। जिस मिट्टी के अंदर पैदावार अधिक ज़्यादा होती है उसे हम क्या कहते हैं, उपजाऊ मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं, वह मिट्टी जो उपजाऊ होती है। ठीक है, वह मिट्टी जो उपजाऊ होती है उसे क्या कहते हैं हम, अधिक मात्रा में पैदावार। इतना बड़ा सेंटेंस था, उसको हमने छोटा सा कर दिया। अब इसका 7 देखते हैं, किसी एक मुहावरे का वाक्य प्रयोग कीजिए, आंख गड़ाना, दाल न गलना। ठीक है, इसका और इसका हमें एक करना है, तो मैंने आपको दोनों को करवा रखा है। देखते हैं, आंख गड़ाना का क्या है, किसी वस्तु को पाने के लिए या किसी लक्ष्य को पाने के लिए
उत्कट लालसा, मतलब कि उसके अंदर उसको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना। ठीक है, तो उसका हमें क्या बनाना है, उसको हमें वाक्य बनाना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं यहाँ पे क्या बना रखा है यहाँ वाक्य। उसकी कलम मेरी आंखों में गड़ गई, मतलब कि जो वो पढ़ाई कर रहा था, जो परिश्रम कर रहा था, उसको मतलब वो करते करते जो उसकी कलम थी वो आंखों में गड़ गई। तो क्या हो गया, एक पूरा वाक्य बन गया, मतलब उन्होंने अधिक से अधिक परिश्रम करा है। ठीक है, और हमारा फिर क्या है, दाल गलना। दाल गलने का क्या है, नौकरी पाने के लिए राघव ने बहुत झूठ बोले पर उसकी दाल नहीं गली, मतलब फिर भी उसका कोई काम नहीं हुआ। वो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, दाल ना गलना, वो एक मुहावरा है हमारा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, सरल वाक्यों में बदलिए। जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी छूट चुकी थी। सरल वाक्य क्या होते हैं, जब जहाँ पे कहीं पे भी और या इस कॉमा का प्रयोग किया जाता है या का प्रयोग किया जाता है, उसको हमें हटा के उसे मतलब कि ईजी सी एकदम आसान सी भाषा में वो शब्द को लिखना होता है। जैसे यहाँ पे पूछा गया जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी छूट चुकी, तो इसका हमें क्या बनाना है, इसका हमें सरल वाक्य बनाना है। तो इसका सरल वाक्य क्या बनेगा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन छूट चुकी थी। ये इजी हो गया, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी छूट चुकी थी, थोड़ा लंबा हो गया। अब इसमें क्या है, साइंस है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी या छूट चुकी थी, जो भी लिख लो। ठीक है, आपके ऊपर है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्या है, यथास्थान विराम चिन्ह लगाइए। नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ पे क्या लगाना है, विराम चिन्ह लगाना है। जैसे नेताजी ने कहा, यहाँ पे क्या लग गया, कोमा लग गया। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा लग गया और कोमा लग गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, अब कहाँ पे विराम चिन्ह काफ़ी तरीके से होते हैं, उन चिन्ह के आपको नाम याद होने चाहिए। ठीक है, आप मतलब आपको पता होना चाहिए वो किस टाइप से लगेंगे। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, वाक्य को हमें शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, तो शुद्ध करके लिखना है, कृपया आप पधारने की कृपा करें। आप पधारने की कृपा करें, तो यहाँ पे जो कृपया लिखा है वो थोड़ा गलत तरीके से लिखा है, तो ऐसे लिखे देंगे उसको, कृपया आप पधारने की कृपा करें। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा जो 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन कैसा है, ये पूरा जो आपको जो मैं क्वेश्चन आंसर ग्रामर का पार्ट करा रही हूँ एज इट इज, वो वैसे ही आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि इसी फॉर्मेट में आपका एग्जाम आता है। हमारे क्वेश्चन पेपर ही है, उसको मैं सॉल्व करवा रही हूँ। बस हाँ, ये हो सकता है ग्रामर पार्ट में आपके जो वर्ड हैं वो बदल सकते हैं, क्वेश्चन आंसर आपके ज़्यादातर वही आएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। तो ऐसा तो नहीं कोई जो पूरी बुक करवाऊंगी तो उसमें से कोई क्वेश्चन है, उसी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको वही करवा रही हूँ। जो हमारा 14 क्वेश्चन क्या होता है, वो होता है हमारा निम्नलिखित गद्यांश का हमें सार लिखना होता है। ये जो पूरा जो गद्यांश दे रखा होता है उसका हमें सार लिखना होता है। तो सार लिखने का तरीका क्या होता है, उसको हमें अपनी भाषा, अपने मतलब कि अपने शब्दों का प्रयोग करके उसमें उसे लिखना होता है। सार को उसे हमें छोटे से छोटे मतलब कि पैराग्राफ में लिखना होता है। तो सार यहाँ पे जो ये जो पूरे यहाँ तक ये सब लिख रखा है, नीचे तक है पूरा, काफ़ी बड़ा है। उसको हम पढ़ेंगे पहले, हमें जैसे कि गद्यांश को पढ़ते हैं, काव्यांश को पढ़ते हैं, वैसे ही जब हम सार पढ़ रहे हैं तो इस वाले सार के गद्यांश को भी हमें अच्छे से पढ़ना है। फिर इसमें से जो हमें मतलब कि इंपॉर्टेंट जो पॉइंट लगते हैं कि हाँ ये इस पैराग्राफ की काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई है, तो हमें इसको लिखना ही होगा एज इट इज़, हम वैसे लिखेंगे उसको। और जो बाकी की जो बात है उसको हम जैसे कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उसको हम शॉर्ट में किसी को बताते हैं ना, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो वो जो हम जिस तरीके से इसको पढ़ने के बाद हम बताएंगे वैसे ही हमें अपनी भाषा में उसे लिखना होता है। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, हमारा सार कहलाता है। किसी भी मतलब कि बड़ी चीज़ को हमें छोटे से में लिख देते हैं। ठीक है, छोटे अपने शब्दों में लिखना होता है उसको, वो होता है हमारा सार। ठीक है, जिसे इंग्लिश में समरी भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हो गया। देखो वहाँ पे देखो कितना बड़ा हमारा ये 14 का ये पूरा यहाँ से चल रहा है और पूरा यहाँ पे जाके ख़त्म हुआ है। अब इसका सार कितने में, इतने छोटे से में ख़त्म हो गया। देखो यहीं तक ख़त्म हो गया। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको आप देखना चाहते हो कि हाँ कैसे लिखा है, इस तरीका क्या है इसका, तो आप वो परचेस कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये पूरे नोट्स मिल जाएंगे। जो हमारा 15 क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, हमारा पत्र होते हैं। ठीक है, अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए, उससे पढ़ाई की ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित करना है। तो अब पहले हमें पता होना चाहिए कौन सा पत्र है। ये पत्र हमारा अनौपचारिक पत्र है, क्योंकि अपने भाई को लिख रहे हैं। भाई से हमारा संबंध है ना, वो हमारा मतलब कि भाई है, हमारा खून का रिश्ता है उससे।
तो क्या हो गया, हमारा उसका निजी संबंध है। लेकिन अगर वही हम किसी संपादक को लिख रहे होते हैं अपने मोहल्ले की सफाई के लिए, ठीक है, तो वो उससे हमारा सरकारी विभाग में किसी को पत्र लिख रहे हैं, तो उससे हमारा कोई संबंध तो नहीं है, बस हम अपना उसका ध्यान आकर्षित करवाने के लिए वो पत्र लिख रहे हैं। अब भाई को इसलिए लिख रहे हैं कि मतलब कि उसका पढ़ाई में ध्यान लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मेट आपको अच्छे, जो भी पत्र है औपचारिक या अनौपचारिक, उसका आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि किस तरीके से लिखा जाएगा। जो आपका एड्रेस वगैरह जो पार्ट होता है, जहाँ पे आपको डेट वगैरह लिखनी होती है, वो आपको लेफ्ट हैंड पे लिखनी होती है। जो आपकी आंसर शीट जो उत्तर पुस्तिका होती है, उसमें आपको जो लेफ्ट हैंड साइड है वहीं पे लिखना होता है कि परिश्रम भवन से दे रहा हूँ, ठीक है। पहले परिश्रम भवन वाला वो आपको वहाँ पे आएगा, अनौपचारिक वाले में वो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में अच्छे से समझा रखा है कि पत्र कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि यहाँ पे एड्रेस लिख दिया है, सोनी पी सितंबर, यहाँ पे डेट मेरे प्यारे पुरुषोत्तम, मतलब यहाँ पे आप कुछ भी अलग से अपनी तरफ से बना के लिख सकते हो। यहाँ पे आपका, यहाँ पे किसका एड्रेस आएगा, यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा, जो जिस तारीख में आप लिख रहे हो वो डेट आएगी, फिर जिसको लिख रहे हो वो उसका नाम आएगा। इसके अंदर आपका विषय यानी सब्जेक्ट नहीं आता है। जब आप कोई अनौपचारिक पत्र लिखते हो वहाँ पे विषय नहीं आता है। जब आप कोई औपचारिक पत्र लिख रहे होते हो उसके अंदर हमें यहाँ पे बीच में क्या लिखना होता है, विषय लिखना होता है कि किस टॉपिक पे हम वो पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से इसको वैसे ही शुरू करना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है। बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप पत्र को पूरा इतना लंबा चौड़ा पूरा एक इतना बड़ा सा ना लिख दे, उसको हमें छोटे छोटे पार्ट में क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। पहले उसको मतलब लिखेंगे पत्र, उसका पहले उसका मतलब स्वास्थ्य, उसकी हालचाल के बारे में पूछेंगे, छोटी सी लाइन वो होगी। फिर उससे उसको जो हमारा मेन मोटिव है उसको पत्र लिखने का कि तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान रख रहे हैं, इससे मम्मी पापा को काफ़ी खुशी मिलेगी, ऐसे इस टाइप से बना के आपको वो अलग से पैरा। फिर नेक्स्ट में क्या लिखना है आपको कि मतलब कि अपने साथियों के साथ मतलब कि सही से रहना, ऐसे कोई साथी मत बनाना जो मतलब कि तुम्हें बिगाड़ दे, ये सब उसको मतलब सजेशन देना है, तो वो हो गया। फिर लास्ट में आप उसको मतलब कि वही उसमें आप धन्यवाद वगैरह तो लिखोगे नहीं, है ना। लास्ट के अंदर अपना आपको नाम लिखना होगा, ठीक है। लास्ट में आपका नाम आ जाएगा तो और बस खत्म, अपना नाम लिख के आप ख़त्म कर सकते हो इसको, जो हमारा ये वाला पत्र होता है। अब इसमें क्या, अपने खोए हुए स्कूटर का विवरण देते हुए थाना प्रभारी को पत्र लिखना है। अब थाने में पत्र लिखना है तो ये हमारा कौन सा पत्र हो गया, औपचारिक पत्र हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर कैसे कैसे लिखते हैं हम, परीक्षा भवन, काखागा विद्यालय, विद्यालय का अगर नाम आपके क्वेश्चन में दे रखा है तो आपको यहाँ पे स्कूल का नाम लिखोगे, ठीक है। और कोई सा भी नगर लिख दोगे, कोई भी सुभाष नगर, उत्तम नगर, कुछ भी लिख सकते हो आप, आपके ऊपर है। तारीख लिख दोगे। अब सेवा से स्टार्ट करना है हमें, और यहाँ पे जिसको हम पत्र लिख रहे हैं वो लिखोगे आप, ठीक है। फिर नई दिल्ली, ये सब लिखने के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको विषय लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, विषय, ये लिखना सबसे ज़रूरी होता है। फिर क्या, जिसके लिए आप जैसे स्कूटर चोरी हो गया उसके लिए पत्र लिख रहे हो तो वही स्कूटर चोरी हो जाने पर थानेदार को शिकायत पत्र, ये हमारा कौन सा पत्र है, शिकायत पत्र है, ठीक है। तो हम फिर महोदय से स्टार्ट करके वही फिर ऐसे जैसे स्टार्ट करते हैं वो सब पत्र लिखना काफ़ी ईजी होता है। अगर आपने इसका फॉर्मेट समझ लिया तो आपको फुल मार्क्स आने ही आने, ठीक है। 15 क्वेश्चन हो गया। अब 16 क्वेश्चन क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था निबंध क्या होता है, पढ़ा था हमने अभी ऊपर क्वेश्चन, निबंध क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं। तो वही निबंध लिखना, किसी ये इतने सारे टॉपिक होते हैं आपके, किसी एक पर आपको कोई क्या करना होता है, पत्र लिखना होता है किसी एक विषय में। जैसे आपको दे रखा किसी पर्वतीय स्थल की यात्रा, कंप्यूटर से लाभ या हानि, पढ़ी लिखी लड़की घर की रोशनी, बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उपाय। इन चारों में से आपको सिर्फ एक ही पत्र लिखना होता है, वो भी अपने शब्दों में, अपने अनुभव किए हुए, हमने कल्पना करके उस पत्र को लिखना होता है। पत्र का फॉर्मेट मतलब इसमें कोई फॉर्मेट नहीं, आपको सीधा क्या करना होता है, बीच में जो आप पत्र लिख रहे हो, अगर आप इस पे लिखते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उपाय के लिए आप पत्र लिख रहे हो तो सबसे पहले आप बीच में बड़ी बड़ी हेडिंग डालोगे, इसकी जो आप लिख रहे हो वो डाला आपने, निबंध का जो आपका आपने बड़ी सी हेडिंग डाली, फिर आपने पूरा मतलब अपने स्टार्ट करा, उस स्टार्ट करने आपको मतलब छोटे छोटे पैरा में बांटते चल जाना। पहले आपको क्या करना है निबंध में, पहले उसका जैसे भ्रष्टाचार के ऊपर है तो भ्रष्टाचार का क्या दोगे आप, पहले उसका परिचय दोगे, ठीक है। पहले 2-3 पैरा में, 2 पैरा में आप उसका परिचय दे दो, देन आप उससे मतलब क्या हानि हो रही है, क्या लाभ हो रहा है वो बताओगे।
फिर लास्ट में उसको रोकने के उपाय पूछा है ना, तो रोकने के उपाय बताओगे, उसका फिर निष्कर्ष लिखोगे। आपको एक परिचय सब डाल के नहीं लिखना, आपको अपने माइंड से एक पैरा सेट कर लेना, हाँ मेरे को इतने पैरा में इसका परिचय बताना है, फिर उससे क्या क्या मतलब कि समाज के अंदर क्या खराबी हो रही है या क्या अच्छाई हो रही है। वो भ्रष्टाचार से तो कुछ अच्छाई नहीं हो रही, सब खराबी हो रहा है, ठीक है। तो उसकी हानि को लिखोगे आप, देन फिर उसके उपाय, उसको कैसे रोका जा सकता है, ठीक है, भ्रष्टाचार को, वो फिर उसका निष्कर्ष, देन आपका समाप्त हो जाता है, मतलब उसका खत्म हो जाता है आपका क्या, निबंध। तो निबंध लिखने का ऐसी तरीका है, उसको अपने वर्ड में लिखना होता है। आपको नहीं मतलब कठिन कठिन शब्दों का आप प्रयोग करो, ऐसा ज़रूरी नहीं। आप अपने शब्दों में लिख के अपने मतलब कि अच्छे से लिखोगे, आपकी मतलब हैंड राइटिंग जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। जब भी आपको हिंदी में और मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक जो होती है वो कम से कम मतलब नहीं करनी चाहिए। उसके जो मार्क्स होते हैं काफ़ी कटते हैं जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, क्योंकि उसमें स्पेलिंग देखी जाती है आपकी, ठीक है। तो जो 16 क्वेश्चन थे हमारे पूरे खत्म हो चुके हैं। इसके जो 16 क्वेश्चन के चारों पार्ट का मतलब कि सॉल्व भी करके दे रखा है मैंने आपको नोट्स के अंदर। आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं बता चुकी हूँ, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ये। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो वो भी हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं, उसका लिंक, ऑनलाइन क्लासेस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।